हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्लस टू क्लास के लेसन नंबर 2 के 31 का क्वेश्चन। इससे पहले आप 30 तक के क्वेश्चन देख चुके हो, जिसमें आपने जो आपके एनसीईआरटी से संबंधित एक हमने सीरीज़ शुरू कर रखी है, उसके क्वेश्चन आपको नोटबुक में हर रोज़ लिखवाने के लिए दे रही हैं। एक बात और बताना चाहूँगी मैं आपको, जो क्वेश्चन आपको नोटबुक में से हम कॉपी में उतारने के लिए और राइट लर्निंग के लिए बोल रही है ना, वो वाले क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का निचोड़ है। यानी कि पीछे के 4 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारी उसी नोटबुक के अंदर से होते हैं। कुल मिला के कहने का अभिप्राय ये है कि आपकी जो एनसीईआरटी है, उसका कंप्लीट निचोड़ जो है वो आपकी नोटबुक में है। आप पिछले 2-3 वीडियो में देख भी रहे होंगे कि जो चीज़ें हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंटों में बता रहे हैं या जो क्वेश्चन बता रहे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको नोटबुक में पहले ही उतरवा दिए हैं। तो आप नोटबुक वाली चीज़ों को ऐसे लाइटली ना समझें और उन चीज़ों को ढंग से कवर करें। साथ में ये चीज़ें आपके लिए एक्स्ट्रा हेल्प करेंगी, क्योंकि इन चीज़ों को करने से आपके उस लेसन में अगर एक आध थोड़ी बहुत कमी रह भी जाती है, तो वो कमी सारी की सारी आपकी इन वीडियो को देख लेने से और साथ में इन प्रश्नों को समझ लेने से दूर हो जाएगी। कुल मिला के हम ये सोच सकते हैं कि अगर आपने ढंग से नोटबुक वाले क्वेश्चन और साथ में जो हम आपको वीडियो दे रहे हैं, अगर आप उनको ढंग से कवर कर रहे हो, तो फिर इनसे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को अगर आप ढंग से कवर करोगे, तो आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। साथ में अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज हम क्वेश्चन 31 करेंगे। 31 का क्वेश्चन बताता है कि किसी क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि व ह्रास के प्रमुख परिणामों को स्पष्ट कीजिए। सॉरी स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन तो हमने शायद आपको करवा दिया था। आगे देखिए, 31 वाला नहीं था, हमने आपको मानसून एशिया वाला भी करवा दिया था, नियंत्रण वाले भी हो गए थे। 5 अंकों वाले प्रश्न के तहत हमने वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भी कर लिए थे। उसके बाद आपका धार्मिक और सांस्कृतिक कारक भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन करना है आज हम क्वेश्चन करेंगे 37 का। किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहाँ आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप क्या देखोगे कि अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही है, तो उस क्षेत्र का आर्थिक विकास जो है ना, जो आपका आर्थिक विकास है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ने का। तो देखिए, जनसंख्या की तीव्र गति के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहली समस्या है आपकी भोजन की समस्या। अब सीधी सिंपल सी बात है, अगर जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, तो खाद्यान्न उतनी तीव्र गति से नहीं बढ़ सकते। तो धीरे धीरे स्थिति ऐसे आ जाएगी कि खाद्यान्नों की जो समस्या है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोज्य पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। यानी कि जो भोजन वगैरह जो होते हैं, उनकी धीरे धीरे कमी होनी शुरू हो जाती है। दूसरी समस्या है आपकी आवास की समस्या। बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी होती जा रही है। लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ियों में निवास करते हैं। अब ये भी स्पष्ट दिख रहा है कि जितनी तेज़ गति से जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी तेज़ गति से न तो खाद्यान्न बढ़ सकते हैं और न ही आवास बढ़ सकता है। आवास का मतलब है रहने का स्थान। तो उस कारण से लाखों लोग, यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, वो झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं, यानी कि बिल्कुल ही बुरी परिस्थिति में जीवन जीते हैं। उसके बाद है बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी ये भी एक भयंकर भी समस्या है कि जनसंख्या अधिक हो जाने से बेरोजगारी बढ़ जाती है। उसके बाद आता है आपका निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर के
के अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है। इससे उनका जीवन स्तर जो है वो गिर जाता है, यानी कि लोगों को अच्छी अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव पड़ना। बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्नों की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रही है ना, उसको अगर हम खाद्यान्नों की उपापूर्ति करवाएंगे तो जाहिर सी बात है जो आपकी भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, उसके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। उसके बाद है बचत में कमी। बचत में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं तथा बचत में कमी आ जाती है। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है। उसके बाद है स्वास्थ्य। नगरों में गंदगी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचा हो जाता है, यानी कि ये भी एक समस्या है जनसंख्या अधिक होने की। तो कुल मिला के आपने देखा, स्वास्थ्य सुविधाएं कम हो जाती है, बचत में कमी आती है, जनसंख्या अधिक हो जाने से कृषि के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ जाता है, जीवन स्तर निम्न हो जाता है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, आवास में समस्या आती है और भोजन की समस्या हो जाती है। उसके बाद है आपका जनांकीय संक्रमण अवस्था को स्पष्ट कीजिए। देखो, अभी मैंने जो आपको बताया था वही वाली बात यहाँ पे आती है। ये वाला क्वेश्चन हमने आपको नोटबुक में लिखवा दिया था कि जनांकीय संक्रमण क्या होता है और इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, और वही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अब आप अपनी नोटबुक खोल के भी इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। लगभग आपको वही बातें मिलेंगी जो बातें यहाँ पे दे रखी हैं। तो देखिए, जनांकीय संक्रमण की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान में मदद करता है। यानी कि पहली बात तो किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करता है, दूसरी बात भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान लगाने में भी मदद कर देता है। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे कोई देश या समाज ग्रामीण खेती है तथा अशिक्षित से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक व साक्षर बनता है, तो ऐसे समाज में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की मतलब जो शुरुआत में जहाँ उच्च जन्म दर होती है और उच्च मृत्यु दर होती है, उसी स्थान पे धीरे धीरे निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होना शुरू हो जाती है। ये परिवर्तन विभिन्न अवस्थाओं में होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से स्थिति आने जनांकीय चक्कर कहते हैं। ये अवस्थाएं होती हैं, यानी कि इसी को जनांकीय संक्रमण कहा जाता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाना। तो सबसे पहले आप पहली अवस्था देखिए। पहली अवस्था में क्या कुछ होता है। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, यानी कि बहुत अधिक ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं और बहुत अधिक ज़्यादा बच्चे मर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती उस देश की। जनसंख्या वृद्धि जो है वो धीमी गति से होती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे जन्म लेंगे और ज़्यादा मर जाएंगे तो जनसंख्या जो है वो कम बढ़ेगी। और अधिकतर लोग प्राथमिक व्यवसायों में लगे होते हैं। कुल मिला के इस प्रकार की जो स्थिति होगी वहाँ पर होगी जहाँ पर लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं। बड़े परिवार संपत्ति माने जाते हैं, जीवन प्रतिष्ठा निम्न होती है। बड़े परिवार ये विचारधारा होती है लोगों की कि बड़ा परिवार होगा तो वो बड़ी संपत्ति होता है और जीवन प्रतिष्ठा में निम्न होगी, यानी कि टोटल जीवन जो होता है वो उनका कुल मिला के कम होता है। उसके बाद है दूसरी अवस्था। इस अवस्था में आरंभ में उच्च जन्म दर बनी रहती है, किंतु समय के साथ घटती है। यानी कि शुरुआत में तो जन्म दर ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे जन्म दर थोड़ी सी कम हो जाती है। इस अवस्था में मृत्यु दर घट जाती है और जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और बाद में घटनी शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है आपकी थर्ड अवस्था। देखिए, इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर बहुत कम हो जाते हैं, यानी कि दोनों ही कम हो जाते हैं। पहली अवस्था में दोनों ही अधिक थे, दूसरी अवस्था में पहले अधिक होते हैं बाद में कम हो जाते हैं, और तीसरी अवस्था में आप देख रहे हो कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती हैं। लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है अथवा बहुत ही कम वृद्धि होती है। इस अवस्था में जनसंख्या जो होती है वो शिक्षित हो जाती है, तकनीकी ज्ञान के द्वारा विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित कर लेते हैं, यानी कि लोग
जागरूक हो जाते हैं कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार है, तो इस प्रकार की अवस्था जो होती है वो लगभग आपके विकसित देशों में ही मिलती है, क्योंकि वहाँ पे संयुक्त परिवार या बड़े परिवार नहीं होते, सिर्फ एकल परिवार होते हैं। घर में सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे होते हैं। इसका मतलब वो आपके तृतीय अवस्था में होते हैं। और जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े परिवार होते हैं, घर में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो वाला देश जो होगा वो आपका प्राथमिक अवस्था में होता है। विश्व में बहुत अधिक क्षेत्रफल पर बहुत कम लोग और बहुत कम क्षेत्रफल पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। उदाहरण सहित इस कथन को समझाइए। तो देखिए, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि देश तो मात्र 10 हैं और जनसंख्या उनमें 60% निवास करती है। इनमें से 6 तो एशियाई देश हैं। एशियाई देश का मतलब होता है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इनकी जनसंख्या जो है वो लगभग 300 करोड़ है। उसके बाद आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी भाग और पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र आते हैं, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग के हिसाब से वास करते हैं। तो ये वाला क्षेत्र भी कुछ ऐसा ही है जो निश्चित क्षेत्र है और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद है आपका नंबर 3, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों के नज़दीक जो आपका ध्रुव वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर साथ में उष्ण तथा शीत मरुस्थल, जहाँ बहुत अधिक ठंड पड़ती है या बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, या अधिक वर्षा वाले स्थानों में जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग तक मिलता है। यानी कि काफ़ी कम घनत्व होता है। उसके बाद नंबर 4 आता है आपका उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या अधिक तथा दक्षिणी गोलार्ध में बहुत कम है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग कम है। तो ये देखिए, उत्तरी गोलार्ध में क्या है, उत्तरी गोलार्ध आपका स्थल भाग है और दक्षिणी गोलार्ध आपका जल भाग है। तो इसी कारण से वहाँ पे स्थल भाग कम है। संसार की अधिकांश जनसंख्या 5 उत्तर अक्षांश से 45 उत्तर अक्षांशों के बीच निवास करती हैं। तो एक बार आपको थोड़ा सा फिर से दिखा देते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका संसार है, इसके ऊपर आप इस बात से तो पूरे तरीके से आप इसको जानते होंगे कि भारत मतलब संसार में ग्लोब मान लेते हैं और ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन खींची गई जिसका नाम हमें आपको याद भी होगा। क्या नाम है इस रेखा का? इस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की ऊपर की डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो आपका उत्तरी गोलार्ध होता है, यानी कि नॉर्थ होता है। और इसके नीचे की बात करें तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ होता है। तो हमने यहाँ पर बात की कि आपका जो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये आपका अधिकतर जो है वो स्थल भाग है और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो आपका जल भाग है। तो इसी कारण से स्थल भाग पर लोग अधिक रहेंगे और जल भाग पे कम रहेंगे। तो दक्षिणी गोलार्ध में जनसंख्या कम होगी, उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या ज़्यादा होगी। इतना हो जाने के बाद में हम आप आगे देखते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है इसके साथ ही। तो अब आपको हमने कंप्लीट लेसन करवा दिए हैं और लगभग आपके नोटबुक वाले भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन ही रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कमेंट करके कि आपको जो हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आती है या नहीं आती हैं। अगर नहीं आती हैं तो क्या दिक्कत है वो भी आप कमेंट में बताओगे, और अगर समझ में आ रही हैं तो आप बता सकते हो कि आपको समझ में आती हैं। उसके साथ साथ में हम आपको 3rd लेसन जो है वो वीडियो के माध्यम से तभी पढ़ाएंगे अगर आप कमेंट करते हो या रिस्पॉन्स देते हो। तो अगर आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो, अगर आप वीडियो को समझ ही नहीं रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इस प्रकार से मेरा हर रोज़ वीडियो बना के आपको पढ़ाने का। तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आपको सारी चीज़ों को ढंग से कवर करना है, समझ लेना है। साथ में एक बात और, अब भी अगर आप मन लगा के ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आगे आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना है
वो आपका ही है। करवाने को तो हम आपको स्कूल में भी सिलेबस करवाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मेन बात ये रहेगी कि जिस तसल्ली के साथ में और जितना आराम से आप अब कर सकते हो ना, उतना आराम से आप बाद में नहीं कर पाओ, क्योंकि अब भी आपके पास बहुत सारा टाइम पड़ा है इन सब चीज़ों को कवर करने का लिए, इनको समझने के लिए। लेकिन बाद में आपके पास बहुत कम समय रह जाएगा, साथ में और सब्जेक्टों का भी काफ़ी बर्डन रहेगा। तो इसीलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इन चीज़ों को ढंग से समझ रहे होगे और समझने के साथ साथ में कोशिश करोगे अधिक से अधिक इनको शेयर भी करना, कमेंट करना।